स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने पढ़ा बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं। एक बार मैं कल के लेक्चर को फिर रिपीट कर देती हूँ। कल हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान के राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। फिर इसके अंतर्गत हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण, यानी परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का कौन कौन सा अर्थ लगाया गया है, कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांट देते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य तक सीमित रखा। फिर कुछ विद्वान आगे और आए और उन्होंने क्या कहा, राजनीति विज्ञान को में केवल राज्य के ही अध्ययन करना, राजनीति विज्ञान को क्या है, संकुचित बनाता है। वे विद्वान थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा, राज्य तो एक अमूर्त संगठन है, उसको मूर्त और व्यवहारिक रूप कौन देता है, यानी देश पर प्रशासन कौन चलाता है, सरकार। तो कुछ विद्वान आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के अध्ययन की ये परिभाषा पूर्ण नहीं होती जब तक कि हम राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन ना किया जाए, क्योंकि राज्य को मूर्त और व्यवहारिक रूप सरकार देता है। फिर कुछ विद्वान इससे आगे बढ़े परंपरागत दृष्टिकोण के, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इसमें मानवीय तत्वों का उल्लेख ना किया जाए। मानवीय तत्व, यानी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हमारी परिभाषा तभी पूर्ण होगी जब हम इसमें मानवीय तत्वों का भी उल्लेख करेंगे। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हमारी परिभाषा के अर्थ में हम क्या कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में राज्य और उसके साधन सरकार और सभी मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तभी हमारी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा पूर्ण होती है। अब हम अगला अपना टॉपिक करेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, वो भी किस दृष्टिकोण के अनुसार करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। परंपरागत दृष्टिकोण, अब ये क्षेत्र है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि क्षेत्र विशेष से हमारा क्या तात्पर्य है। एक क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीजों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। जैसे पहली है गार्डनर की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र में निम्न विषयों को हम सम्मिलित करेंगे। हम निम्न विषयों के लोग संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहला आता है राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। राज्य की
प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। यानी गार्नर ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की प्रकृति यानी कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये वर्तमान में जो राज्य का लोकतंत्रात्मक स्वरूप है ये एकदम से नहीं आया। पहले क्या था, राजतंत्र था और धीरे धीरे अधिनायक तंत्र आया और फिर लोकतंत्र आया। जैसे प्राचीन काल में राजतंत्र था, यानी क्या, छोटे छोटे समूह और कबीलों में क्षेत्र विभाजित था। राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र को हम अधिनायक तंत्र भी कह देते हैं। और उसके बाद लोकतंत्र आया और वर्तमान में राज्य का स्वरूप क्या हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का विकास। जैसे नाम से स्पष्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, राजतंत्र में क्या होता था, राजा का शासन होता था। जैसे लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, मेरे मुंह से निकले वाक्य ही कानून है। यानी एक व्यक्ति का शासन होता था। उसके बाद कुलीन तंत्र आया। कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र में क्या है, राज्य पर कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता था। और वर्तमान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है, यानी समस्त जनता यानी जनता शासन करती है। वर्तमान में इसने लोक कल्याणकारी के आदर्श को अपना लिया है और संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, इसकी अवधारणा को अपना लिया। तो राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन करेंगे। अगला, गार्नर के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। संस्थाओं में हम राज्य भी ले सकते हैं, सरकार भी ले सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी ले सकते हैं और अन्य राजनीतिक संस्थाएं और संगठनों का अध्ययन भी, जैसे सार्क, आसियान, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, ये छोटे छोटे संगठन हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और सिद्धांतों के अध्ययन में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, राजनीति से संबंधित सिद्धांतों का। जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, आंगिक एकता का सिद्धांत। जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, आंगिक एकता का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, इन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। और गार्नर के अनुसार ही आगे की परिभाषाएं। गार्नर के अनुसार ही इस क्षेत्र विशेष में तीसरा पॉइंट आता है, राज्य का भावी और आदर्श स्वरूप निश्चित करना। यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में गार्नर के अनुसार आगे इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, राज्य के भावी आदर्श
और स्वरूप का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करेंगे कि राज्य का आने वाला स्वरूप कैसे होगा और उसका स्वरूप क्या होगा। यानी हम ये परिकल्पना कर सकते हैं या उपकल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में राज्य का कर्तव्य क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। और आदर्श स्वरूप का अध्ययन, आदर्श स्वरूप हम क्या मानेंगे, यानी संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भी हमारे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगी। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हमने गार्नर के बारे में बताया, जिसने गार्नर ने यह प्रदर्शित किया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। अब हम दूसरे विचारक पर आते हैं कि गेटेल ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। पहला विद्वान हमारा था गार्नर, क्षेत्र में, और दूसरा है गेटेल। कई बुक में आपको गेटेल लिखा मिलेगा और कई बुक्स में आपको गेटिल लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब हम सेकंड करेंगे गेटेल के अनुसार, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि गेटेल ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों के अध्ययन को शामिल किया है। नंबर 1 है राज्य की उत्पत्ति, और संस्थाओं का अध्ययन, सेम वही है। संस्थाओं का अध्ययन या क्या लो गवेषणा, गवेषणा यानी खोज, गवेषणा यानी खोज करना। दूसरा इसके अंतर्गत गेटेल के अनुसार विद्यमान संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन करना। जो वर्तमान में संस्थाएं हैं, विद्यमान संस्थाएं और संगठनों का अध्ययन। सेम वही गार्नर वाला, संस्थाओं में वही आ जाएंगे, राज्य है, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इनमें आ जाएगा जैसे सार्क, आसियान, गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन, गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, राजनीतिक दल, दबाव समूहों, संगठनों और संस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे, ऐसा गेटेल का मानना था। इसके अंतर्गत
तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। उसमें गडेल के अनुसार राज्य का भावी और आदर्श स्वरूप निश्चित करना। राज्य का भावी और आदर्श स्वरूप निश्चित करना। गार्नर और गडेल के ये पॉइंट मिलते जुलते हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। जैसे राज्य का भावी आने वाला स्वरूप कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होगा और आदर्श स्वरूप को निश्चित करना। तो हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत दो विद्वानों का परिभाषाओं का अध्ययन किया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। विलोबी के अनुसार तीसरा राइट है हमारा विलोबी। इन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित किया है। तो विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे है राज्य, सरकार और कानून। राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों का अध्ययन करता है विषयों का अध्ययन करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून, जो कि हमने पहले पढ़ा। राज्य, सरकार और कानून। इस प्रकार विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों को सम्मिलित करेंगे, उनमें उसने कहा है कि राज्य का अध्ययन करेंगे, सरकार का अध्ययन करेंगे और विभिन्न प्रकार के कानूनों का अध्ययन करेंगे। अब इस प्रकार हमारी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, इसमें हमने गार्नर के अनुसार पढ़ा, गडेल के अनुसार पढ़ा और विलोबी के अनुसार पढ़ा। अंत में यूनेस्को सम्मेलन यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के विद्वान पंडितों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया कि हम किन किन यानी राजनीतिक संस्थाओं का, संगठन का, कानूनों का, संविधान का और
अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में करवाऊंगी आपको यूनेस्को सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। यूनेस्को सम्मेलन के अंतर्गत जैसे हमने गार्नर का किया, केटेल का किया, विलोबी का किया, उस प्रकार ही हम ये करेंगे कि यूनेस्को सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीजों को अध्ययन में शामिल किया गया। इसमें सबसे पहला आता है राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा राजनीति से संबंधित किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन के विषय होंगे। और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं या विचारकों का अध्ययन। जैसे परंपरागत विचारक हुए मनु, कौटिल्य, शुक्र। समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। उसके बाद में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। ये तो हो गए भारतीय विचारक। और पाश्चात्य विचारकों में वेस्टर्न थिंकर में हम करेंगे प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक, रूसो, मैकियावेली, बेंथम, मिल। इन विचारकों के विचारों का हम अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं का इसके अंदर हम बताएंगे डिटेल में कि स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रादेशिक संस्थाओं का अध्ययन। प्रादेशिक संस्थाओं का अध्ययन। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अध्ययन। इन बातों को हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके आगे का पॉइंट है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत का अध्ययन। यूनेस्को सम्मेलन में ही निर्धारित किया गया, ये बात ध्यान रखना। राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक
तीसरा नंबर है ये, राजनीतिक दल दबाव समूह और लोकमत। अब राजनीतिक दल, जैसे हमारे भारत में मेन दो ही दल है, एक सत्ता में रहता है और दूसरा विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे, यानी राजनीतिक दल हमारे मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं, वो जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाते हैं, यानी हमारे एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और जनता का हित ही इनका एकमात्र उद्देश्य होता है और ये अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। और दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि दबाव समूह हम किन्हें कहेंगे, प्रेशर ग्रुप, यानी दबाव की नीति डालना, यानी दबाव डालकर किसी को किसी से अपनी बात को मनवाना। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के लिए अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, उसके पास अर्थ का अभाव है और वो पीछे से उसको धन की और अन्य आर्थिक साधन उपलब्ध करवा रहा है, तो चुनाव में विजयी होने के पश्चात जिस व्यक्ति ने उसकी आर्थिक सहायता की है वो उस पर दबाव डालेगा कि मेरा यह काम होना चाहिए। और लोकमत यानी जनता के मत, यानी जनता के अधिकार और राज्य के प्रति उसके दायित्व का अध्ययन करेंगे। जनता के अधिकार और राज्य के जनता के प्रति, या यूं कह लो व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारी चार राइटर को हमने पढ़ा, गार्नर, गेटेल, विलोबी और यूनेस्को सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब विभिन्न विद्वानों और विचारकों द्वारा उपयुक्त विश्लेषण कर लेने के पश्चात हम ये जानेंगे कि अंत में राजनीति विज्ञान में हम किन किन बातों का अध्ययन विस्तृत रूप में करेंगे। तो पहला आता है मानव का राजनीतिक जीवन। यानी हम ऊपर ऐसे स्टार्ट करेंगे कि गार्नर, गेटेल, विलोबी, यूनेस्को सम्मेलन, इन सब विद्वानों के अध्ययन द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। पहला है मानव का राजनीतिक जीवन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन के
विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन का, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का, नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान मानव के केवल और केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। यानी समाज विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करेंगे। और दूसरी नंबर है हम राज्य का अध्ययन करेंगे। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम परंपरागत क्षेत्र के अनुसार राज्य का अध्ययन करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि प्राचीन काल में राज्य कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। राज्य का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? प्रारंभिक स्वरूप क्या था? इसके लिए हम क्या करेंगे? इतिहास में जाएंगे, एक ऐतिहासिक खोज है। इसको कैसे लिखेंगे? एक ऐतिहासिक खोज है। राज्य वर्तमान में कैसा होगा? राज्य वर्तमान में कैसा होगा? इसके लिए हम कहेंगे एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि वर्तमान में कैसा होगा या कैसा रहेगा, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यानी राजतंत्र और अधिनायक तंत्र की तुलना में अब तक का अनुभव यही बताता है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। एक विश्लेषणात्मक खोज है। इसको ब्रैकेट में ऐसे दर्शाएंगे। और भविष्य में राज्य कैसा होगा? राज्य भविष्य में कैसे होगा, यानी क्या स्वरूप रहेगा? इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक नैतिक परिकल्पना है। एक नैतिक परिकल्पना है। यानी हम परिकल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में राज्य कैसा होगा। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। तो आज हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण। ये आपको ध्यान रखना है, परंपरागत दृष्टिकोण अलग है और आधुनिक दृष्टिकोण अलग है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन चीजों के अध्ययन को शामिल करेंगे। इसमें हमने गार्नर के अनुसार पढ़ा, किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, गेडेल के अनुसार पढ़ा, विलोबी के अनुसार पढ़ा, और यूनेस्को सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा निर्धारित किया गया कि इसमें हम किन किन विषयों के अध्ययन को सम्मिलित करेंगे। और उसके पश्चात हम इस निष्कर्ष पर निकले कि राजनीति विज्ञान में हम मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत हम राज्य रूपी संस्था का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सरकार का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।